यह कहानी दो लड़कियों की है जिन्हें कुछ दरिंदे लड़के किडनैप कर लेते हैं और उनके साथ बार बार बहुत बुरा सलूक करते हैं। और फिर इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उनमें से एक लड़की उन सभी लड़कों से एक एक करके खतरनाक बदला लेती है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम केटी है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ गार्डन में बैठी होती है। उसके दोस्त उसे बार बार एक गेम खेलने के लिए उकसा रहे होते हैं। ये गेम थोड़ा अजीब है। हर एक को एक ड्रग्स की गोली लेनी है ताकि उन्हें खुशी महसूस हो। शुरुआत में केटी मना कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि बाकी सब लोग ले रहे हैं तो वो भी उनके जैसा बनने के लिए मान जाती है। जैसे ही वो गोली लेती है सब लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। नाचना, गाना, उड़ना, पूरा सीन किसी म्यूजिक वीडियो जैसा लग रहा होता है। इसके बाद केटी और उसकी दोस्त स्लोन घर वापस आते हैं। रास्ते में खाना खाते हैं, पेट फुल कर लेते हैं जैसे शादी में फ्री बुफे मिल गया हो, और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनका सपना पूरा होने वाला है। वो न्यूयॉर्क जाने वाली हैं। थोड़ी देर बाद केटी की माँ कमरे में आती है और बताती है कि केटी का अंकल जेसन अगले दिन उन्हें अपने घर ले जाएगा जहां वो रात रुकेंगी, और फिर वो उन्हें बस तक छोड़ देगा जो उन्हें फार्म तक पहुंचाएगी। स्लोन केटी की माँ से उसके अंकल के बारे में पूछती है। तभी पता चलता है कि केटी को अपने अंकल पर थोड़ा सा क्रश है। हाँ भाई, थोड़ा अजीब है लेकिन कहानी है, कुछ भी हो सकता है। फिर हमें पता चलता है कि केटी और स्लोन एक ऑर्गेनिक फार्म में काम करने जा रही हैं ताकि पैसे कमा सकें और अपने न्यूयॉर्क जाने के सपने को पूरा कर सकें। केटी की माँ उससे कहती है कि उसे उस पर गर्व है क्योंकि वो खुद पर डिपेंड रहना चाहती है। अगली सुबह उसकी माँ क्यूबा के लिए निकलती है और जाते जाते कहती है कि होटल पहुंचकर कॉल करेगी। उसी समय केटी का अंकल जेसन उन्हें लेने आता है। रास्ते में स्लोन उससे बात करती है और जेसन बताता है कि वो पहले एक इन्वेस्टिगेटर था और मर्डर केस में एक्सपर्ट था, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। स्लोन उससे पूछती है कि क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। वो उम्मीद कर रही होती है कि वो बोलेगा सिंगल हूँ, लेकिन भाई ने सीधा दिल तोड़ दिया। वो कहता है कि उसे जिमा नाम की लड़की से प्यार है और वो घर पर ही उनका इंतजार कर रही है। स्लोन थोड़ा जल जाती है और पूछती है कि क्या वो सीरियस रिलेशनशिप है या टाइम पास। जेसन कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और शादी करने वाला है। बस यहीं पर स्लोन का सिस्टम हैंग हो जाता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो जेसन उन्हें जिमा से मिलवाता है। जिमा बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत करती है, लेकिन स्लोन बस नकली मुस्कान देती है, वही वाली स्माइल जो हम रिश्तेदारों के सामने देते हैं। फिर वो लोग अपना कमरा देखने जाते हैं जहां उन्हें रात बितानी है। रात को केटी और स्लोन फैसला करती हैं कि वो अपने नाम बदल लेंगी ताकि नई जगह पर कोई उन्हें पहचान ना सके। केटी अपना नाम रखती है रिप्ली और स्लोन अपना नाम रखती है हीदर, और यहीं से कहानी असली मोड़ लेने वाली है। अगली सुबह जेसन उन्हें जल्दी उठा देता है ताकि उन्हें बस तक छोड़ सके, लेकिन वहां पहुंचने पर स्लोन और केटी उसे नहीं पाते। वो दोनों एक कर्मचारी के पास जाती हैं और पूछती हैं कि बस कब आएगी जो उन्हें लेने वाली है। वो बताती है कि बस का टाइम 1 घंटे बाद का है। फिर वो उससे पूछती हैं कि क्या वो वॉशरूम यूज कर सकती हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि यहाँ का वॉशरूम काम नहीं कर रहा। वो उन्हें सामने वाली गली के एक कैफे का रास्ता बता देती है, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि कॉफी मत पीना, नहीं तो इतनी पसंद आएगी कि बस का टाइम ही भूल जाओगी। सच बोलूं तो ये वही वाली वार्निंग है जो मम्मी देती है, मोबाइल मत चलाना, और हम वही सबसे ज्यादा करते हैं। जाने से पहले जेसन उनसे बात करता है और केटी से कहता है कि जैसे ही वो फार्म पहुंचे उसे कॉल करे ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो सुरक्षित पहुंच गई हैं। केटी कहती है कि कॉल करने की जरूरत नहीं, वो मैसेज कर देगी, लेकिन जेसन जिद करता है कि कॉल ही करना ताकि उसे यकीन हो सके कि वो उसी से बात कर रहा है, कोई और उसके फोन से मैसेज नहीं भेज रहा। जब वो देखता है कि केटी थोड़ा परेशान हो रही है तो वो कहता है ठीक है मैसेज भेज देना, लेकिन उसमें वही कोड वर्ड डालना जो तुम हमेशा इस्तेमाल करती हो ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि मैसेज सच में उसी का है। फिर वो दोनों तय करते हैं कि हर मैसेज के आखिर में एक सीक्रेट वर्ड होगा और हर बार वो वर्ड बदलते रहेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि जेसन को शक करने की आदत है। वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख ले या अपने कानों से ना सुन ले। इसी दौरान जब वो जेसन के साथ खड़े होते हैं वहाँ से 2 लड़के गुजरते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए, पूरे स्टाइल में। साफ दिख रहा था कि वो लड़कियां उन्हें नोटिस कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लड़के उनसे बात नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जेसन उन्हें अलविदा कहकर घर चला जाता है और दोनों लड़कियां कैफे के अंदर चली जाती हैं वॉशरूम जाने के लिए। इत्तेफाक से वही 2 लड़के भी उनके पीछे कैफे में आ जाते हैं। अब पता चलता है कि उनके नाम है जेड और लुकास। वो जल्दी से उनसे बात शुरू कर देते हैं और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ लड़कियां अपना इंट्रो देती हैं, लेकिन अपने असली नाम नहीं बताती, बल्कि नकली नाम हीदर और रिप्ली इस्तेमाल करती हैं। जब लड़कों को पता चलता है कि वो दोनों सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करने जा रही हैं ताकि न्यूयॉर्क जा सकें,
तो वो कहते हैं कि ये तो बेकार सा कारण है। फिर वो ऑफर देते हैं कि वो उन्हें अपनी कार से छोड़ देंगे ताकि उन्हें बस में परेशान ना होना पड़े। केटी पहले मना कर देती है और कहती है कि बस उन्हें सीधे उस जगह तक छोड़ देगी जहां उन्हें काम करना है, लेकिन स्लोन उसे मनाने लगती है और कहती है, अरे यार, ये दोनों तो अच्छे घर के लग रहे हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे, आराम से कार में छोड़ देंगे, तुझे क्या बस में धक्के खाने का शौक है। आखिरकार केटी मान जाती है। वैसे भी स्लोन को लड़के थोड़े पसंद आ गए थे, तो उसका तो मन पहले से ही बन चुका था। फिर चारों कार में बैठ जाते हैं। केटी और स्लोन बीच में बैठती हैं और जेड व लुकास साइड में। फार्म रास्ते में ही पास में होता है, लेकिन रास्ते में कुछ अजीब होने लगता है। जब केटी कहती है कि उसे यहीं उतरना है और जेड से कार रोकने को कहती है, तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और गाड़ी तेज कर देता है। केटी घबरा कर पूछती है, क्या तुम रास्ता बदल रहे हो या क्या हो रहा है। जेड बहुत ठंडे अंदाज में जवाब देता है, थोड़ा सब्र रखो, अभी समझ आ जाएगा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब केटी और स्लोन डर जाती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें एहसास होता है कि शायद उनका किडनैप हो चुका है। और तभी जेड गाड़ी रोक देता है। एक आदमी उन्हें फार्म पर ले जाता है और बोलता है कि नीचे उतरकर इसे देखो। यहाँ लुकास कहता है कि ये घर उसकी माँ का है और वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जब वो पहुँचते हैं तो अभी भी थोड़े डरे हुए होते हैं कि पता नहीं उसकी माँ कैसी होगी। तभी उसकी असली माँ बाहर आती है उन्हें वेलकम करने के लिए, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें प्यार से अंदर बुलाती है और कहती है कि सब मिलकर खाना खाते हैं। जैसे ही कैटी घर के अंदर जाती है, उसे एक भेड़िए का कटा हुआ सिर दिखता है और डर के मारे वो सबको चिल्लाकर बुला लेती है। तब लुकास की माँ उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है। इसी बीच जेसन कैटी को मैसेज करता है ये पूछने के लिए कि वो फार्म पहुंची या नहीं। कैटी जवाब देती है कि वो सब ठीक है और उसे कोड वर्ड भेजती है जो है एप्पल। इसके बाद लुकास की माँ और जेड उनके लिए खाना तैयार करते हैं। जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं, उन्हें चक्कर आने लगते हैं और समझ आ जाता है कि उन्हें नशा दिया गया है। तभी कैटी को खतरे का एहसास होता है और वो सब जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि वो बेहोश हो जाएं। लेकिन जेड और लुकास उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें वापस घर के अंदर ले जाया जाता है और जैसे ही उन्हें अंदर डाला जाता है, कैटी और बाकी सब पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं। अगली बार जब वो होश में आते हैं तो खुद को एक कंटेनर के अंदर बंद पाते हैं। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और वो जंजीरों से बंधे होते हैं। पूरा शरीर टॉर्चर के निशानों से भरा होता है। ये देखकर कैटी पूरी तरह टूट जाती है और उसे डर लगता है कि अब उनका काम तमाम है। लेकिन सेलोन उसे संभालती है और कहती है कि घबराओ मत, हम जरूर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी अचानक एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। फिर वो उनसे कहता है कि अगर जिंदा बाहर निकलना है तो उसकी बात ध्यान से सुनो। वो उन्हें छोटे छोटे कपड़े देता है और कहता है कि नहा कर तैयार हो जाओ। आज थोड़ी देर बाद गैंग का लीडर वहाँ आता है। तब पता चलता है कि उसका नाम बोरिस है। वो कैटी को अपने पास बुलाता है ताकि उसे ठीक से देख सके। फिर वो सेलोन के पास जाता है और जेड को देखता है और गुस्से में उसे मार देता है क्योंकि उसने उसकी गाड़ी बिना पूछे ले ली थी। जेड उससे माफी मांगता है। वहीं बोरिस लड़कियों से भी उस सब के लिए सॉरी बोलता है जो उनके साथ हुआ। तभी कैटी बताती है कि उसे जेसन नाम के आदमी का मैसेज आया था जो उसकी चिंता कर रहा है और वो उसे जवाब देना चाहती थी। वो कहती है कि जेसन उसका अंकल है, लेकिन बोरिस को उस पर शक होता है। वो कहता है कि फोन कैटी नाम की लड़की का है, लेकिन तुमने अपना नाम रिप्ली बताया था। तभी सेलोन जल्दी से बोलती है कि रिप्ली ही उसका असली नाम है। बोरिस कैटी के पास आता है और उसे धमकाता है कि अगर सच नहीं बताया तो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। तब कैटी अपना असली नाम बता देती है और कहती है कि उन्होंने नए काम की वजह से नकली नाम इस्तेमाल किए थे। ये सुनकर बोरिस कहता है कि ठीक है, उसने सच बोल दिया इसलिए उसे माफ करता है। लेकिन फिर वो पूछता है कि उसने आखिरी मैसेज में एप्पल क्यों लिखा था। उसे शक हो जाता है कि ये कोई कोड वर्ड है। तब कैटी मान लेती है कि ये सच में एक सीक्रेट कोड है उसके और उसके अंकल के बीच। भाई यहाँ तो मामला पूरा गड़बड़ है। एप्पल सुनते ही बोरिस को भी लग गया होगा कि ये फल कम सिग्नल ज्यादा है। एक मैसेज में कोड वर्ड बदल दिया जाता है, इसलिए बोरिस जेसन को जवाब देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आखिर में वो एप्पल भेज देता है क्योंकि उसे लगता है कि जेसन इससे शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैसेज पहुंचता है, जेसन नहीं बल्कि उसकी मंगेतर उसे पढ़ लेती है क्योंकि फोन किचन में उसके पास ही पड़ा होता है। इसके बाद नहाने का टाइम आता है और जेड और लुकास उन्हें मजबूर करते हैं कि वो उनके सामने ही नहाएं। वो बंदूक लेकर खड़े रहते हैं। तभी अचानक दूर से एक आदमी उन्हें देखता है जिसके हाथ में हथियार होता है। मौका देखकर सेलोन और बाकी लड़कियां उसकी तरफ भागती हैं और कहती हैं कि उन्हें किडनैप किया गया है, उन्हें बचा लो। लेकिन वो आदमी बंदूक उठाता है और अचानक उन पर हंसने लगता है। तब पता चलता है कि वो भी उसी गैंग का हिस्सा है। फिर वो जेड से कहता है कि उसने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। जेड कहता है कि एक ही क्यों, दोनों को ले जा। इसके बाद वो आदमी कैटी के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आता है और सेलोन को चुनता है, लेकिन उससे पहले उसे टॉर्चर करता है और जलाता है। इस दौरान लुकास, जो खुद उसी गैंग का हिस्सा है, ये सब देख रहा होता है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपने ही गैंग से डर लगता है। उधर जेसन लड़कियों को लेकर बहुत परेशान हो जाता है
और अपनी मंगेतर से कहता है कि उन्हें फार्म पहुंचते ही मैसेज करना था। उसकी मंगेतर उसे समझाती है कि उन्होंने मैसेज किया था और वही पढ़ चुकी है। जेसन उससे फोन मांगता है और मैसेज पढ़ता है। जब वो देखता है कि कोड वर्ड नहीं बदला तो उसे शक होता है, लेकिन उसकी मंगेतर उसे समझाती है कि शायद वो लोग भूल गए होंगे और हंसते हुए कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। और भाई यहाँ तो क्लासिक गलती हो गई, फिल्मों में होता है बोलते ही असल में वही होने लगता है। लेकिन जेसन फिर भी टेंशन में रहता है, इसलिए वो उस फार्म पर कॉल करता है जहाँ लड़कियों को पहुँचना था। वहाँ से जवाब मिलता है कि लड़कियां तो वहाँ पहुंची ही नहीं। ये सुनकर जेसन को यकीन हो जाता है कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो खुद उन्हें ढूंढने जाने का फैसला करता है। इधर लड़कियां एक डरावनी जानवर जैसी आवाज सुनती हैं और बहुत डर जाती हैं। तभी जेड और लुकास उन्हें मास्क पहनाते हैं और कहते हैं कि इन्हें मत उतारना। अचानक उनके सामने एक आदमी आता है जिसने सुअर का मास्क पहना होता है। लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं और वो सुअर मास्क वाला आदमी सेलोन को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उधर जेसन पुलिस स्टेशन जाता है और लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट करता है। वो ऑफिसर एंड्रेस से मिलने की मांग करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एंड्रेस भी उसी गैंग का हिस्सा है। जेसन उसे बताता है कि उसे शक है कि लड़कियों का किडनैप हुआ है, लेकिन ऑफिसर एंड्रेस बहुत ठंडे तरीके से जवाब देता है कि इस उम्र की लड़कियां अक्सर रिलेशनशिप में होती हैं और शायद किसी लड़कों के साथ टाइम पास कर रही होंगी। जेसन उसकी बात काटते हुए कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि लड़कियों को किडनैप किया गया था, क्योंकि जब उन्होंने जेसन को मैसेज भेजा था तो असली कोड वर्ड नहीं भेजा। एंड्रेस ये समझ जाता है कि लड़कियों ने गैंग को बेवकूफ बनाया था और उन्हें ये नहीं बताया कि कोड वर्ड हर मैसेज में बदलता है, बल्कि उन्हें यही लगा रहने दिया कि कोड वर्ड एप्पल है। फिर एंड्रेस जेसन को भरोसा दिलाता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो जमीन के नीचे ही क्यों ना हो। वो ये भी कहता है कि उस इलाके के हर इंसान से पूछताछ की जाएगी और अगर कुछ पता चला तो उसे मैसेज कर देंगे। इसके बाद वो वापस गैंग के पास जाता है और जेड से कहता है कि कोड वर्ड बदल चुका है, इसीलिए पुलिस उन तक पहुंच सकती है। इसी वजह से वो कहता है कि इन लड़कियों को खत्म करना पड़ेगा इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढ ले। कैटी ये सब सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उनका अंत होने वाला है। वो टूट जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। उधर जेसन को ऑफिसर की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो खुद लड़कियों को ढूंढने का फैसला करता है। उसे आखिरी जगह याद आती है जहाँ उसने उन्हें छोड़ा था। उसे याद आता है कि वो एक कैफे में गए थे वॉशरूम के लिए। वहाँ वेटर उसे बताता है कि लड़कियां 2 लड़कों के साथ खाना खा रही थीं, लेकिन वो बिल्कुल भी किडनैप्ड नहीं लग रही थीं, बल्कि हंस रही थीं और उनसे घुल मिल रही थीं। जेसन पूछता है कि क्या वो किसी गाड़ी में गई थीं, तो वेटर बताता है कि हाँ, वो एक नीली गाड़ी में गई थीं। वो गाड़ी का पूरा डिस्क्रिप्शन देता है और एक खास निशान भी बताता है जिसमें एक स्टिकर लगा था जिस पर लिखा था राइडर आ रही है तुम्हारी मम्मी। उधर उसी समय गैंग लड़कियों को इकट्ठा करता है और उनका लीडर जाने से पहले आदेश देता है कि उसके वापस आने तक कोई भी उनके पास नहीं जाएगा। वो कहता है कि जब वो ऑफिसर से मिलकर आएगा तब तय करेगा कि उनके साथ क्या करना है। जेड वहाँ से चला जाता है और सिर्फ एक आदमी लड़कियों की रखवाली करता है। वो देखने में ही थोड़ा मेंटली अनस्टेबल लगता है। कैटी उसे बहकाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। जैसे ही वो करीब आता है, कैटी अचानक उसके गले पर काट लेती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो खुद को खोल लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। उसी वक्त ऑफिसर, जो असल में गैंग का लीडर है, वहाँ पहुँचता है और अपने आदमी की लाश देखता है, लेकिन लड़कियां वहाँ नहीं होती। उसे समझ आ जाता है कि वो भाग चुकी हैं, लेकिन उस समय लड़कियां अभी भी जंगल में छुपी होती हैं। मौका देखकर जब ऑफिसर दूर होता है, वो उसकी गाड़ी चुरा लेती हैं और वहाँ से भाग निकलती हैं। यहाँ लड़कियां फैसला करती हैं कि वो भागेंगी नहीं, बल्कि उस पूरी गैंग से बदला लेंगी। भाई अब स्टोरी सीधा डर से बदला मोड में शिफ्ट हो गई है, इसीलिए वो पास के एक सुपरमार्केट जाती हैं और वहाँ से चाकू, हथौड़े और टॉर्चर के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदती हैं। उधर जेसन अभी भी उस गाड़ी के मालिक को ढूंढ रहा होता है जिसमें लड़कियां गई थीं। उसे पता चलता है कि वो गाड़ी बोरिस नाम के आदमी की है। वो तुरंत उसका एड्रेस निकाल लेता है और उसके घर जाने का फैसला करता है। उधर लड़कियां पुलिस वाली गाड़ी में बैठकर बोरिस के घर पहुंचती हैं और तय करती हैं कि सबसे पहले उसी से बदला लेंगी, क्योंकि वही इस गैंग का लीडर है और उनकी हालत का जिम्मेदार भी। बोरिस अपने घर में आराम से बैठा होता है, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं होता। तभी कैटी और सेलोन वहाँ पहुँचती हैं और अचानक उस पर कीलें फेंकती हैं और फिर वो उसकी आंख फोड़ देते हैं। उसके बाद उसे बांध देते हैं और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकते रहते हैं। बोरिस को लगता है कि ये लोग उसे लूटना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें बताता है कि उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। तभी कैटी जाकर वो बॉक्स ढूंढती है और ले आती है। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम हमें उस नकाब वाले आदमी का ठिकाना बता दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब वो लोग उसे और टॉर्चर करते हैं और इतना मारते हैं कि वो मरने के करीब पहुंच जाता है। आखिर में वो उसे वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। उसी समय जेसन बोरिस के घर पहुंच रहा होता है। जैसे ही वो उसकी चीखें सुनता है, वो दरवाजा तोड़
तोड़कर अंदर जाता है और उसे बंधा हुआ और बुरी तरह घायल हालत में पाता है। उसका पूरा शरीर खून से भरा होता है और वो मर जाता है। जेसन ये जानने की कोशिश करता है कि ये सब किसने किया, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये सब लड़कियों ने किया है। उसी वक्त लड़कियां गाड़ी में उसके पास से गुजरती हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता। इसके बाद जेसन वापस ऑफिसर के पास जाता है ये जानने के लिए कि कोई नई खबर मिली या नहीं, लेकिन ऑफिसर उससे झूठ बोलता है और कहता है कि अभी तक कुछ नहीं मिला। जेसन फिर कैटी को कॉल करने का फैसला करता है और इस बार कॉल लग जाता है, लेकिन फोन ऑफिसर की जेब में होता है। जैसे ही जेसन को ये समझ आता है, ऑफिसर उस पर बंदूक तान देता है उसे मारने के लिए। तभी जेसन समझ जाता है कि यही गैंग का असली लीडर है और उसी ने लड़कियों को किडनैप किया है। ऑफिसर उसे बांध देता है और अपने घर ले जाता है। उधर कैटी और सैलोन फैसला करती हैं कि अगला शिकार वही नकाब वाला आदमी होगा जिसने उनके साथ गलत किया था। उन्हें पता चलता है कि वो चर्च में काम करता है, इसलिए वो सीधे वहाँ पहुँच जाती हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुँचती हैं, वो उसके सिर पर डंडे से वार करती हैं और उसे बेहोश कर देती हैं। फिर उसे फार्म पर ले जाती हैं और बुरी तरह टॉर्चर करती हैं। उसके पूरे शरीर पर जख्म कर देती हैं। आखिर में वो उसे छोड़ देती हैं। फिर सुपरमार्केट जाकर पेट्रोल लाती हैं, उस पर डालती हैं और उसे जला देती हैं। भाई यहाँ तो बदले का लेवल ऐसा है कि विलेन भी सोच रहा होगा इतना तो हमने भी नहीं किया था। उधर ऑफिसर अपने घर में जेसन को कैद करके रखता है और उसके साथ 2 और लड़कियां भी होती हैं जिन्हें उसने किडनैप किया होता है और वो उनके साथ गलत कर रहा होता है। तभी अचानक कैटी और सैलोन वहाँ पहुँचती हैं और बिना टाइम वेस्ट किए उस पर हमला कर देती हैं। वो उसे कुर्सी से बांध देती हैं और उससे पूछती हैं कि वो किस तरीके से टॉर्चर होना चाहता है, दाएं हाथ से या बाएं हाथ से, क्योंकि दोनों में अलग अलग दर्द है। वो दायां हाथ चुनता है क्योंकि उसमें बंदूक होती है और उसे लगता है कि शायद वो उसे गोली मारकर जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन लड़कियां उसे मारने से पहले अच्छी तरह टॉर्चर करती हैं। इसके बाद कैटी और सैलोन बाकी किडनैप की गई लड़कियों को आजाद कर देती हैं और उन्हें वहां से भागने को कहती हैं। जेसन उनसे पूछता है कि कैटी और सैलोन कहाँ गई हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता। फिर पता चलता है कि कैटी और सैलोन जेड की माँ के घर गई हैं, जिसने शुरुआत में उन्हें खाना खिलाया था। जैसे ही वो अंदर जाती हैं, वो उसे व्हिस्की में कुछ मिलाकर पिला देती हैं ताकि वो बेहोश हो जाए। फिर वो उसे कुर्सी से बांध देती हैं और उसके सामने उसके बेटे जेड को भी बांधकर बेहोश हालत में रख देती हैं और फिर उसके सामने ही उसे मार देती हैं ताकि वो भी वही महसूस करे जो ये लोग महसूस कर चुके थे। इसके बाद वो लुकास को बांध देते हैं और लुकास उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो इस सब के खिलाफ था और जो कुछ भी हो रहा था उससे खुश नहीं था, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। तब वो उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हें अपनी माँ को हमारे सामने मारना होगा। लुकास कोशिश करता है लेकिन वो हिचकिचाता है और आखिर में वो ये नहीं कर पाता। तभी वो लोग सीधे उसके सिर पर गोली मार देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी उंगलियों के निशान साफ कर देते हैं और सीन ऐसा बना देते हैं कि लुकास ने खुद अपने सिर में गोली मारकर सुसाइड किया है। उसकी माँ उन्हें धमकी देती है और कहती है कि तुम लोग इससे कभी नहीं बच पाओगे, लेकिन वो उसे कहते हैं कि सब लोग यही मानेंगे कि लुकास एक पागल इंसान था और उसने पहले 6 लोगों को मारा और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। इस तरह ये मामला एक साधारण मर्डर केस जैसा लगेगा और हर कोई इस पर यकीन कर लेगा क्योंकि उन्होंने सारे सबूत छुपा दिए होते हैं। इसके बाद वो उसकी माँ को पकड़ते हैं और उसे एक आरी से काटना शुरू कर देते हैं और उसे टुकड़ों में छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर वो रास्ता पकड़ते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं और जब उनकी माँ वहां पहुंचती है तो वो उन्हें अच्छे कपड़ों में और पूरी तरह नॉर्मल हालत में देखती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, क्योंकि वो उस गैंग से बदला ले चुके होते हैं जिसने उनके साथ ये सब किया था। फिर वो अपने बैग पैक करते हैं ताकि वो अपना सपना पूरा कर सकें और न्यूयॉर्क जा सकें। जेसन उनकी माँ को समझाता है और कहता है कि आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपके पास बहुत बहादुर लड़कियां हैं। भाई यहाँ तो लड़कियां विक्टिम से विलन तक पूरा ट्रांसफॉर्म हो गई और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।